बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा ऐसे है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट वाइटमैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं। इस ऐसे पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें हमने वॉल्ट वाइटमैन की शॉर्ट बायोग्राफी और प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास के जो की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया था, टाइटल सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में हम जस्ट इसकी समरी और साथ में थीम्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बाकी इसके जो की पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं पहली वीडियो में। सो पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके एक्चुअली हमारे पास 4 एडिशंस हैं। सबसे पहला एडिशन कब आया था? 4 जुलाई 1855 में, जिसमें 12 पोइम्स थे। ये प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास ये एक्चुअली कलेक्शन है पोइट्री की, और ये किसने लिखी थी? वॉल्ट वाइटमैन ने। सो इसके 4 एडिशंस हैं। फर्स्ट एडिशन 4 जुलाई 1855 जिसमें 12 पोइम्स हैं। सेकेंड एडिशन 1856 में पब्लिश हुई जिसमें 20 पोइम्स हैं। थर्ड एडिशन 1860 में पब्लिश हुई और इसमें 124 न्यू पोइम्स जो है इंक्लूड हुए थे। और लास्ट एडिशन का इसने नाम रखा था द डेथ बेड एडिशन ये 1891 से लेकर 1892 तक पब्लिश हुई थी। और प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास को जो है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई है। जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। सो समरी यहाँ से स्टार्ट होती है। द प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास इज सेड बाय वॉल्ट वाइटमैन दैट सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री। एज आई सेड अर्लियर कि ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। किसकी? ये प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। किसकी? वॉल्ट वाइटमैन की। लीव्स ऑफ ग्रास इन दिस ऐसे वाइटमैन सेट्स आउट हिज पोइटिक प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स। एक्चुअली इसमें क्या है, इसने अपने जो पोइट्री से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो इसने जो है इंक्लूड किए हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं पोइट्री से रिलेटेड। सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी एंड द फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं? इंडिविजुअलिज्म है, डेमोक्रेसी है और फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। Whiteman begins by defending his poetry against potential criticism. जब भी आप कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो अपनी पोइट्री को डिपेंड करने के लिए इसने लैंग्वेज भी जो है सिंपल रखी है। arguing that it is the democratic and accessible to all people. Like in this line he is saying that कि ये जो पोइट्री जो मैंने लिखी है ताकि ये सब तक एक्सेसिबल हो, चाहे अनपढ़ हो, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो, जो भी हो, सब तक एक्सेसिबल हो। अब ये एक कोट है उसी जो है लाइक प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास का। द प्रूफ ऑफ अ पोइट इज़ दैट हिज कंट्री एब्जॉर्ब्स हिम एज इफेक्शनेटली एज ही हैज़ एब्जॉर्ब इट। अब इसका मतलब क्या है? इन दिस कोट वाइटमैन इज अर्गिंग दैट अ पोइट शुड बी एबल टू कनेक्ट विद एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ हिज कंट्री। कि पोइट को जो है कनेक्ट होना चाहिए अपने लोगों के साथ और अपने मुल्क के लोगों के साथ। और अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करे। किस चीज़ के थ्रू? अपनी पोइट्री के थ्रू, जैसे इसने रिप्रेजेंट की है। ही बिलीव दैट हिज पोइट्री इज़ डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। कि इसकी जो पोइट्री है, और ये ख़ुद बिलीव करता है कि जो मेरी पोइट्री है वो डेमोक्रेटिक है और ये एक्सेसिबल है जितने भी लोग हैं, चाहे इस मुल्क के हो, मीन्स अमेरिका के हो या किसी भी जगह हो, इन सब तक एक्सेसिबल है रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। जैसे इसने यहाँ पे बात की है कि किसी भी बैकग्राउंड से हो, और एजुकेशन, उनकी कोई एजुकेशन हो या ना हो, बट एक्सेसिबल हो। ही सीज पोइट्री एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी। और इसका ये मानना था कि पोइट्री जो है क्या है, ये लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है, और इट मीन्स इट इज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी। He goes on to celebrate individualism and reject the idea that individuals should conform to society's expectations or norms. अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है इस ऐसे में कि इसका ये मानना था कि जो लोग हैं जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मींस किसी भी बंदे को जो है सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इनर वॉइस को सुनना चाहिए। अब यहाँ पे एक कोटेशन है जो इसी ऐसे से रिलेटेड है, मींस इसी बुक में है।
Do I contradict myself very well? Then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. अब इसका मतलब क्या है? In this quote, white man is celebrating the complexity and diversity of the individual. He sees each person as containing many different aspects and contradictions and believe that this is something to be celebrated rather than suppressed. अगेन वही चीज़ रिपीट हुई है कि इंसान को चाहिए कि अपने इनर वॉइस को सुने, मीन्स अपने इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है? इनफरादियत को कहते हैं, कि अपनी आप की माने, अपने इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करें। इन चीज़ों के लिए लाइक वाइल्ड वाइटमैन का मानना है ये ज़रूरी होता है, इन चीज़ों को जो है हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ही रिजेक्ट्स द आइडिया दैट इंडिविजुअल शुड कन्फर्म टू अ सिंगल नैरो आइडेंटिटी एंड इंस्टीड एम्बरेस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि इंसान को जो है अपनी जो एक नैरो आइडेंटिटी मीन्स ये जो इसने खुद ऐसी अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी हो या बनानी हो, सो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि जो मल्टीपल एक्सपीरियंस जो लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हो, मीन जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपकी इनर वॉइस है वो दब जाती है, सप्रेस रहती है। आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में इड, ईगो और सुपर ईगो, उसमें ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई है कि हम किस तरह अपनी जो वॉइस होती है, मींस जो हमारी जो कुछ फीलिंग्स होती है उसको सप्रेस रखते हैं, किस वजह से? सोसाइटियल नॉर्म्स की वजह से। Whiteman also celebrates the body and the senses, seeing them as integral parts of the human experience. I celebrate myself and sing myself. अब again ये lines हैं, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as a good belongs to you. So इन lines का मतलब ये है, in this quote Whiteman is celebrating the physical world and the interconnectedness of all the things. तो means physical world को भी इससे celebrate करना था, like जो physical world की जो चीज़ें हैं उनके साथ अपने आप को connect करना था। He sees himself as a part of larger whole and believes that every person is connected to every other person and to the natural world. और अगेन इसका ये भी मानना है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली कोई भी बंदा जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें कहीं ना कहीं की ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पे हमें किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो यहाँ पे ये भी बात यही कर रहा है कि हम किसी न किसी के साथ कनेक्ट ज़रूर है, फिर चाहे वो नेचुरल चीज़ें हो या कोई फिज़िकल चीज़ें हो। He celebrates the sense as a means of experiencing the world and rejects the idea that the spiritual or intellectual is more valuable than the physical. अब अगेन ये क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बनिस्बत ये जो दूसरी फिज़िकल चीज़ें हैं। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? लाइक आई सेड, मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को रिपीट किया है पिछले एसेज में भी, कि इंसान जब भी कुछ देखता है, चाहे खूबसूरत कोई चीज़ देखता है, सपोज़ आप किसी पार्क में बैठे हो, आपको कोई दरख्त, ऐसा दरख्त नज़र आता है, तो जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि ये किसने बनाया होगा, तो मीन्स एक क्यूरियोसिटी होती है। अब इस चीज़ का जवाब जब आपको मिलता है, जब आपको पता चलता है कि ये एक गॉड ने बनाया है, गॉड कोई भी, मीन्स लाइक एज वी नो दैट एवरी रिलीजन फॉलोज डिफरेंट गॉड्स। सो जब आप उस गॉड के बारे में जानने लगते हो तो आपको उस गॉड से मोहब्बत होने लगती है, प्यार होने लगता है। सेम टू सेम यहाँ पे वॉल्ट वाइटमैन क्या कहता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी से मुराद मीन्स रूहानियत, जो आपको किसी भी गॉड के करीब कर दे। ही रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सच एज राइम एंड मीटर। अच्छा, ये इस चीज़ों को भी रिजेक्ट करता है, ये पोइट्री में जो राइम है, मीटर्स होते हैं, and instead embrace to a free verse style that allows the greater flexibility and expression। ये पोइट्री जो है वो फ्री वर्स में लिखनी चाहिए। फ्री वर्स से मुराद ये जिसमें ये राइम वगैरह और ये जो मीटर वगैरह इनको फॉलो ना किया जाए, ताकि लोगों तक एक्सेसिबल हो, लोग उसको समझ सकें। I sound my barbaric yarn over the roofs of the world. In this quote, white man is celebrating the power and freedom of poetry। तो इसमें ये पोइट जो पोइट्री की जो लाइक विदाउट राइटिंग, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पोइट्री, जिसमें राइम है, मीटर है, इन चीज़ों से हट के ये पोइट्री की जो इसने खुद लिखी है उसके फ्रीडम को जो है सेलिब्रेट कर रहा है। ही सीज पोइट्री एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इज a bold and unconventional way and rejects the traditional forms of poetry। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को जो है आपने रिजेक्ट करना है। एंड he uses the metaphor of a barbaric yarn to describe the principle and underlying nature of his poetry। तो ये इसके पोइट्री से रिलेटेड है, मीन्स ये इसलिए क्योंकि इसने जो है जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री थे या जो रूल्स थे पोइट्री के, उनको रिजेक्ट करना और अपनी जो नेचुरल वे है,
अपने नेचुरल वे में लिखना, मीन्स लाइक इन फ्री वर्ड्स में लिखना, उसको जो है सेलिब्रेट करना। The whole theory of the universe is directed unerringly to one and single individual, namely to you. Whiteman sees America as a unique and exceptional nation where individuals can pursue their own interest and passions without being held back by tradition or authority. So, like I said कि ये अमेरिकन थे, तो अमेरिकन नेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हेयर इज़ नॉट मेयरली अ नेशन बट अ थीमिंग नेशन ऑफ नेशंस। ही रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पार्टी सच एज राइम इंटर एंड इंस्टेड एम्ब्रेसेस अ फ्री स्टाइल एंड लव्स। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि नेशन मीन्स नेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अपने अमेरिकन नेशन के बारे में बताया गया है। अमेरिकन नेशन आपको पता है कि अमेरिकन जो 13 कॉलोनीज थी, जिस हमने डिस्कस किया था कॉमन सेंस में। कॉमन सेंस भी एक ऐसे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, उस पर भी मेरी वीडियो बनी है। और एक और ऐसे द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन। सो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि अमेरिका ख़ुद ग़ुलाम था। अमेरिका ख़ुद किसकी किन की कॉलोनीज़ में आता था? ये ब्रिटिशर्स इनको मींस ब्रिटिशर्स इन पे हुकूमत करते थे। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी उन पे हुकूमत किसकी होती थी? ब्रिटिशर्स की होती थी। In the preface, Whiteman argues that poetry should be democratic and inclusive। तो कहता है कि पोइट्री जो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सेसिबल टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि सब तक एक्सेसिबल हो, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो या एजुकेशन हो। ये रिजेक्ट्स द आइडिया दैट पोइट्री शुड बी रिटन इन फॉर्मल, कि ये रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि पोइट्री को जो फॉर्मल वे में लिखना चाहिए, एकेडमिक स्टाइल होनी चाहिए जिसमें जैसे राइम है, मीटर है, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये इस चीज़ों को रिजेक्ट करता है। एंड इंस्टेड इम्प्रेसेस अ फ्री वर्ड्स फ्रॉम दैट इज़ मोर नेचुरल एंड एक्सप्रेसिव। कहता है कि जो फ्री वर्ड्स है वो ज़्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव वे में होता है। He also celebrates the body and the senses and argues that poetry should be grounded in the physical world and the experiences of everyday life। Obviously जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तब आप पोइट्री लिखते हैं। बाकी राइटर जो है वो आसमान से नहीं आते, जस्ट उनकी एक इमेजिनेटिव पावर होती है, मींस अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, जो हम निगलेक्ट करते हैं। हम जैसे लोग जो हैं उसको निगलेक्ट करते हैं। हमें भी अगर हम अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करें, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें, तो हम भी बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। ओवरऑल द प्रीफेस टू लीव्स ऑफ ग्रास इज सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जिसमें इंडिविजुअलिज्म इंफरादियत को ज़्यादा फोकस किया गया है, डेमोक्रेसी को एंड द फिजिकल वर्ल्ड, एंड यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब आते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला थीम है हमारे पास इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड क्या है कि व्हाइट मैन सेलिब्रेट्स इंडिविजुअलिज्म एंड रिजेक्ट्स द आइडिया दैट इंडिविजुअल शुड कन्फर्म टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस or norms। He sees each person as containing many different aspects and contradictions and believes that this is something to be celebrated rather than suppressed। ये वही चीज़ है कि आपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटियल नॉर्म्स होते हैं, जो माशरे के आपने जैसे कुछ रूल्स बनाए होते हैं लोगों ने, माशरे के लोगों ने, तो कहते हैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने इनर वॉइस को समझें, आप इंडिविजुअल बने, मीन्स अपने अंदर इनफरादियत जो है मीन्स क्रिएट करना है आपने, कि जो आपके इनर वॉइस जो आपको कह रहा है आपने उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ना कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उन नॉर्म्स की वजह से अपने जो इनर वॉइस है उसको सप्रेस रखो। सो ये चीज़ इसने इस पहले थीम में बताई है। डेमोक्रेसी, White man's poetry is democratic and accessible to all people, regardless of their background, education। He sees poetry as a means of bringing people together and creating a sense of unity। तो दूसरा मेन थीम इसका डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि इसकी जो पोइट्री है, इसका ये मानना है कि पोइट्री जो है ये क्या करती है, ये लोगों को करीब, एक दूसरे के करीब ले आते हैं, मीन्स सेंस ऑफ यूनिटी को जो है बिल्ड करती है। तो इसका ये भी मानना है कि पोइट्री फॉर्मल वे में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आप इसको फ्री वर्ड्स में लिखें। फ्री वर्ड से मुराद means you should not follow the rules and regulation of poetry like meter, rhyme। These things are not important for writing any poetry। you must follow the way like the free verse way, means ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी राइटर के लिए या किसी भी आम बंदे के लिए, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि यार ये पोइट्री जो मैं लिख रहा हूँ ये एक स्पेशल बैकग्राउंड के लोगों के लिए या स्पेशल जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए। नो, पोइट्री शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, इधर दैट इज़ फ्रॉम एनी बैकग्राउंड और एनी और दे हैव एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। Physical world, the third theme। White man celebrates the body and the senses, seeing them as integral parts of the human experience। He celebrates the physical world and the interconnectedness of all things and rejects the idea that the spiritual or intellectual is more valuable than the physical।
तो इसमें लाइक इसका ये मानना है कि चलो आप अगर फिज़िकल वर्ल्ड से कनेक्टेड भी होते हैं, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, बट आपका ज़्यादा कनेक्शन किसके साथ, मीन्स गॉड के साथ होना चाहिए। स्पिरिचुअल, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लानी चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है स्पिरिचुअलिटी। अब जब आप स्पिरिचुअल बन जाए तो आप ऑटोमेटिकली जो है इंटेलेक्चुअल भी बन जाते हैं। सो मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको पार्क एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते तो आपको एक तजस्सुस होती है कि ये किसने बनाई। जब आपको एक जवाब मिलता है तो आपको उस बंदे से मोहब्बत होने लगती है। तो सेम टू सेम ये कहता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। फ्री वर्स, वाइट मैन रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल फॉर्म्स। इसका सिंपल मतलब ये है, फ्री वर्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि पोइट्री को जो है फ्री वर्स में लिखना चाहिए, ना कि जिसके रूल्स वगैरह हो, जैसे मीटर हो, राइम हो, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। National identity. White man sees America as a unique and exceptional nation where individuals can pursue their own interests and passions without being held back by tradition or authority. He celebrates the diversity and vibrancy of American culture and sees his poetry as a means of expressing this नेशनल आइडेंटिटी। अब ऑब्वियसली अमेरिका अगर देखा जाए तो अमेरिका में एक नेशन थोड़ी है। अमेरिका में आपको ब्लैक पीपल भी मिलेंगे, अमेरिका में आपको स्पेनिश भी मिलेंगे, अमेरिका में आपको डिफरेंट नेशन के लोग मिलेंगे। तो इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी इसके लिए थी कि जो पोइट्री है, जो मेरी पोइट्री है, वो सब बैकग्राउंड वाले के लोगों को समझ आए, वो सब जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उन सबको समझ आए, या दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको उनको समझ आनी चाहिए। फिर नेशनल आइडेंटिटी से मतलब, नेशनल आइडेंटिटी का भी मतलब यही है कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी पोइट्री जो है अपने मुल्क तक होनी चाहिए, अपने मुल्क के लोगों को समझ आनी चाहिए, फिर चाहे उसमें कोई भी हो। और फिर उसके बाद आपकी पोइट्री जो है उसको एक नेशनल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए कि ये पोइट जो है इस मुल्क से है और इसने ये सब कुछ लिखा है। द प्रीफेस टू लीव्स ऑफ क्लास इज सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अगेन वही चीज़ है कि इसमें इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वीडियो की एंडिंग होती है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टोरी है, ये भी अमेरिकन लिटरेचर में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।